इंतजार किया जा सकता था। अमित ने बिना सोचे समझे सोनम के हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और उस दुकान की तरफ दौड़ लगा दी। सोनम तेज कदमों के साथ चलते हुए कभी सामने की ओर देखती तो कभी अपने हाथ को अमित की मजबूत गिरफ्त में देखती तो कभी अमित के चेहरे की ओर देखती, जहाँ इस समय कोई शरारत के भाव नहीं थे तो बस परवाह और चिंता के भाव की किसी भी तरह से वो उसे इस बेवक्त की बारिश में भीगने से बचाना चाहता था। दुकान तक दौड़ लगाते लगाते दोनों ही हाँफ उठे थे, पर इस दौड़ का एक फायदा ये हुआ था कि दोनों ही ज्यादा भीग नहीं पाए थे। बस हल्के हल्के से पानी की बौछारों ने उन्हें अपने होने का एहसास कराया था। बारिश की बूंदों को अपने लंबे बालों की कैद से आजाद कराती हुई सोनम एक बार फिर से अमित के ऊपर काला जादू कर रही थी। अमित अपने सर के ऊपर से दोनों हाथों को फिराते हुए एक्स्ट्रा पानी साफ कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान सामने खड़ी सोनम के ऊपर था। अमित की नजरें सोनम के गले पर पड़ी उस गोल्ड चेन पर चली गई जिसमें सोनम ने अपनी एंगेजमेंट रिंग डाल रखी थी। उसके मन में कुछ दरक सा गया था और उसे अपनी बेवकूफी पर बेहद गुस्सा आ गया था कि वो कैसे सोनम के साथ ऐसा कर सकता था। उसके ऐसा करने पर उसके मासूम दिल पर क्या बीती होगी। वैसे भी क्या उनके हिस्से में कम गम आए थे जो अब रही सही कसर मैंने अपनी नालायकी दिखाकर अपनी झूठी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए उसके मासूम दिल को एक बार फिर से हर्ट कर दिया था। क्या आप इसे हमेशा ऐसे ही रखती हैं? आखिर अमित से और चुप नहीं रहा गया और वो बोल ही पड़ा, पर सोनम एक बार फिर से चौंक गई थी। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? जब सोनम ने नजरें उठाकर अमित की तरफ देखा तो उसकी नजरों का पीछा करते हुए जब उसने पाया कि अमित की नजरें शायद उसके गले की तरफ थी तो बेचारी सकपका गई और तुरंत अपने बालों को छोड़कर अपना दुपट्टा संभालने लगी थी, जो कि हल्का सा गीला होने की वजह से उसकी गर्दन पर जाकर चिपक गया था। अरे रिलैक्स हो जाइए, मैं तो बस इसकी बात कर रहा था। अमित एकदम से सोनम के ठीक सामने खड़ा था और एक बार फिर से उसकी नजरें उस सगाई की अंगूठी पर ही अटकी हुई थी। लो कर लो बात, छोरी के घड़े करीब आकर छोरा बानू कह रही हो कि जस्ट रिलैक्स। अरे हमारा राम जी, ये छोरा भी ना कतई हद करे से। जब सोनम के समझ में आया कि अमित उस अंगूठी की बात कर रहा है तो वो एक पल को थोड़ा सा नॉर्मल हुई, पर उसकी सांसें अभी भी अटकी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और वो उस टूटी फूटी सी शायद चाय की गुमटी में अमित के साथ, वो भी इतने करीब करीब खड़ी थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कभी फिल्मों की तरह ये सीन भी आएगा। आपने बताया नहीं? लगता है कि आपको मेरे सवालों के जवाब देने में कुछ दिक्कत होती है, अमित ने शरारत से कहा। जहाँ इसकी सही जगह है वहाँ पहन नहीं सकते और कहीं भी ऐसे ही तो हम रख नहीं सकते हैं इसे, तो फिर हमारे पास यही एक तरीका बचा है। सोनम ने बहुत मासूमियत से कहा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को अमित के चेहरे पर टिकाते हुए खड़ी हो गई। अमित के पास कोई जवाब नहीं था उस वक्त, या फिर वो ये सोच रहा था कि क्या ये सही वक्त है जबकि उसे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए थी। सोनम इतना कहकर एक टूटी हुई खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी जहाँ से पानी की बूंदें छन छन कर नीचे दुकान के फर्श पर गिर रही थी। सोनम के हल्के गीले बाल उसके गालों पर बार बार आ रहे थे और सोनम उन्हें अपनी 2 उंगलियों से धीरे कर अपने कान के पीछे कर लेती थी। अमित उसकी तरफ धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ा और उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, जैसे कि वो कुछ सोच चुका था मन ही मन। उसने बिना कुछ कहे ही सोनम के गालों पर बार बार गिरने वाली बालों की लटों को अपनी उंगलियों में लपेटकर उसके कान के पीछे फंसा दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा कि पिछली बार भी जब आप मेरे साथ एयरपोर्ट से वापस हॉस्टल लौट रही थी तो टैक्सी में सोते हुए आपकी बार आपको ऐसे ही परेशान कर रहे थे और आप इन सबसे बेखबर आराम से सो रही थी। तब भी मेरा मन हुआ था कि मैं अपने हाथों से आपकी जुल्फों को आपके कानों के पीछे कर दूं जिससे कि आप आराम से सो सकें, पर उस वक्त मैं कर नहीं पाया था जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, आखिर मेरा दिल मुझसे क्या चाहता है। और आज मैंने आपकी जुल्फों को हटा दिया आपके सुर्ख रुखसारों के पास से, और वो भी पूरे हक से। जानती हैं क्यों? अमित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। सोनम ने, जो अब तक अमित की बातें पलके झुकाए सुन रही थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखें अमित की आंखों से मिला दी, जैसे कि वो पूछ रही हो कि हाँ, ये वजह तो हम भी जानना चाहते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया जो आपको आपका हक याद आ गया, वो भी हमारे ऊपर। क्योंकि अब मुझे मेरी दिल की उलझनों के बारे में पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि मेरे दिल की चाहत कौन है, मैं जान गया हूँ कि मेरा दिल मुझसे क्या कहना चाहता है। अमित अब भी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरे हुए खड़ा था। मेरा दिल आपको चाहता है, मेरे दिल की चाहत आप हैं, मेरे दिल की हर धड़कन बस आप ही के लिए और आप ही को देख कर धड़कती है। इन शॉर्ट कहूँ तो आपकी भाषा में आपके इस खड़ूस, सड़ू, अखड़ू और मिस्टर एरोगेंट को प्यार हो गया है आपसे। यस, yes, I'm in love with you. I love you, Sonam. Love you so much that you can't even imagine. I love you so much that I can't even express how much. अमित सोनम की आंखों में डूब गया था और शायद ऐसा ही कुछ हाल हमारी राधा रानी का भी हो रखा था। अमित का कन्फेशन सुनकर सोनम की आंखों में एकदम से आंसू भर आए थे, पर इस बार अमित ने उन्हें बहने से पहले ही रोक लिया था। आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि आपकी आंखों के आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। प्लीज डोंट क्राई। अमित ने आहिस्ते से उसकी दोनों आंखों को बारी बारी से किस कर लिया। सोनम थोड़ी सी अचकचाकर उससे दूर छिटक गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी जो अमित ने उससे कहा है वो सच है या फिर वो कोई ख्वाब देख रही है। अमित उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ को पहले अपने दिल के ऊपर रखा और उससे कहा कि जरा इन्हें महसूस तो कीजिए कि ये दिल तो मेरा है, पर इसमें धड़कनें किसके नाम की धड़क रही हैं और वो भी इस कदर बेतहाशा। सोनम की हथेली कांप रही थी अमित के दिल की धड़कनों की रफ्तार महसूस करते हुए। अब आप खुद के दिल के हालचाल भी तो ले लीजिए। इतना कहकर अमित ने सोनम के उसी हाथ को सोनम के दिल के ऊपर रख दिया था और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था कि क्या महसूस हुआ। सोनम हैरान रह गई थी कि दोनों की दिल की धड़कनें बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल एक ही लय में बेतहाशा धड़के ही जा रही थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो अमित ही था जिसे देखकर उसका दिल उसके साथ बगावत पर उतर आता था, क्यों बेतहाशा धड़कने लगता था। पर वो इस बात से अनजान थी कि उसकी तरह ही अमित का दिल भी उसके लिए परेशान रहता था। उसके पास आने पर शांत हो जाता था और उसके दूर जाते उसकी कोई बात नहीं सुनता था।
सोनम ने एक बार फिर से अपनी बेचैन नजरें अमित के चेहरे पर टिका दी थी, जैसे वो पूछ रही थी कि इतना सब जानते थे हमारे बारे में, फिर भी हमें खुद से दूर रखा, अपने प्यार से दूर रखा। क्या हम सच में इस काबिल नहीं हैं? चपोरा के उस फोर्ट के किनारे पर बनी हुई वो टूटी फूटी सी छोटी सी गुमटी आज सोमित के लिए बारिश से बचने का आश्रय बन गई थी, और शायद उन दोनों के दिलों की उलझनों को सुलझाने का मौका भी। सोनम नजरें झुकाए खुद में ही उलझे हुए अमित की कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि एक रूहानी स्पर्श से उसका पूरा शरीर फिर से झंकृत हो गया था। अमित एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में समेटे उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर बहुत प्यार से बोला, क्या मुझे मेरी पिछली सारी बेवकूफ़ियों की माफ़ी नहीं मिल सकती है सोनम? मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, आपको और हमारे इस रिश्ते को पूरे दिल के साथ और सबके सामने हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। आप चाहे मुझे मेरे किसी भी सवाल का जवाब न दें, पर मुझे इस बात का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा सोनम। क्या क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? सोनम ने एक जरा सी भी कोशिश नहीं की थी उसके हाथों की गिरफ्त से निकलने की। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, अमित आहिस्ते से बोला। हमारे दिल की हालत समझने के बाद भी, हमारी आंखों की नमी देखने के बाद भी आपको अब भी ये जानना है कि हमारा जवाब क्या है? सोनम इतना कहते कहते चुप हो गई थी। उसका गला भरा आया था ये कहते हुए और उसकी पलकें खुद ब खुद झुक गई थी। पर मुझे सुनना है आपकी आवाज़ में, जिसे सुनकर मैं किसी और ही दुनिया में खो जाता हूँ, और आपके होठों से सुनना है जिनसे ज़्यादा सुर्ख तो अब मुझे गुलाब भी नहीं लगते। अमित सोनम से इल्तजा करते हुए बोला, और सोनम उसकी बात सुनकर शर्मा कर रुख पलट कर खड़ी हो गई थी। मतलब मेरे हिस्से में अभी और इंतजार है जो मैं सुनना चाहता हूँ उसके लिए। अमित ने सोनम को पीछे से हक कर लिया और उसके कंधे पर सर रखकर खड़ा हो गया था। सोनम ने भी अमित को इतने करीब पाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अमित ने सोनम को धीरे से अपनी तरफ मोड़ा और कहा कि आप अपना पूरा समझ लीजिए, और मुझे तो जब भी मौका मिलेगा और जब भी मेरा मन करेगा मैं आपको अपने प्यार का एहसास दिलाता रहूंगा सोनम। अमित जैसे ही सोनम के चेहरे की तरफ बढ़ा, सोनम ने उसे हल्के से धक्का दिया और खिड़की की तरफ जाकर खड़ी हो गई। बारिश के साथ रह रहकर चल रही ठंडी हवाओं से अब सोनम को कपकपी लगने लगी थी और वो खुद को अपनी दोनों बाहों में समेटे हुए खिड़की के बगल से दीवार से सटी खड़ी थी। अमित भी अब उस कपकपी का एहसास करने लगा था। हालांकि वो दोनों ज्यादा भीगे नहीं थे, पर कपड़ों में पर्याप्त नमी आ गई थी और ठंडी हवाओं का चलना उस समय ठंडक का एहसास करवाने के लिए काफी था। अमित ने वहीं किनारे पड़ी हुई कुछ लकड़ियां, जो ऊपर की तरफ तो शायद नम गई थी पर अंदर की लकड़ियां अब भी कुछ हद तक सूखी हुई थी, उन्हें उठाया और सेंटर में रखकर दो बड़े पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी निकालने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसकी कोशिश सफल हो गई और सूखी लकड़ियां तो फौरन जल उठी। बची हुई कुछ नम लकड़ियां भी धुआं देते हुए आखिरकार जलने लगी। इधर आकर बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, अमित ने आग में कुछ और लकड़ियां डालते हुए कहा, पर सोनम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पैर उस तरफ बढ़ाए। आप हर बार यही चाहती हैं क्या कि मैं ही आपके पास आऊँ और आपको अपने साथ ले जाऊँ? अमित अपनी जगह से उठते हुए बोला शरारत से। नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा था? सोनम हड़बड़ा गई थी ये सुनकर और वो बिना किसी देरी के जलती हुई लकड़ियों के आगे आकर बैठ गई। सच में अब उसे सुकून मिल रहा था, और उसे सुकून में देखकर अमित के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट भर आई थी, जो ये साफ बता रही थी कि आखिर उसका दिल का सुकून सोनम ही थी, जो आज उसकी आंखों के सामने बैठी हुई थी। आज आधा ही सही पर इजहार इश्क तो हो ही गया था, और बाकी के लिए तो वो अपनी सारी जिंदगी इंतजार कर सकता था। क्योंकि भले ही सोनम ने लबों से बयान नहीं किया था, पर उसकी आंखें तो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और हमारे सड़ू अकड़ू के लिए ये एहसास ही काफी था। बाकी उसके दिमाग में कुछ पकने भी लगा था कि उसे कब और कैसे सोनम के मुंह से अपने लिए इजहार इश्क सुनना था। इस बारिश को भी अभी आना था, कितनी मुश्किल से तो कुछ वक्त मिला था साथ बिताने के लिए, और अब लो ये पनौती भी लग गई। सौरभ का मुंह एक बार फिर से बन गया था। अरे तुम भी ना इतने अच्छे मौसम में भी मुंह लटकाए खड़े हो। अंजलि बारिश की बूंदों से खेल रही थी। जगह तो देखो, कहाँ सोचा था कि तुम्हारे साथ समंदर की लहरों में मस्ती करूंगा, और अब यहाँ इन पेड़ों की छाया में खड़े होकर रह गए हम। सौरभ का मूड अब भी सही नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ सौरभ, हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, क्या फर्क पड़ रहा है कि हम लोग वहाँ समंदर की लहरों में खेलें या फिर यहाँ इन पेड़ों के झुरमुटों में खड़े होकर बारिश की बूंदों के साथ खेलें? अंजलि ने पानी की बूंदों के साथ खेलना बंद नहीं किया था अभी तक। तुम ही खेलो। सौरभ ने अंजलि की तरफ एक बार देखा और फिर वहाँ से नजरें हटा ली। तुम्हें नहीं खेलना है? अंजलि ने शरारत से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सौरभ आज अपने दोस्त की कमी पूरी कर रहा था अंजलि को अपना सड़ूपन दिखाकर। नहीं खेलोगे ना? अंजलि ने एक बार और पूछा। नहीं ना, नहीं मतलब नहीं, सौरभ का वही जवाब आया। तभी छप छप की आवाज आई और सौरभ ने अपने चेहरे को पीछे की ओर हटाते हुए थोड़ा गुस्से से अंजलि की तरफ देखते हुए कहा कि ये तुम क्या कर रही हो अंजू? खेल रही हूँ, अंजलि ने मासूमियत से कहा। जब सौरभ नासमझी से उसकी तरफ घूरने लगा तो अब तुम्हें नहीं खेलना है तो मत खेलो ना, पर मुझे तो खेलना है। क्या? सौरभ का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ मेरे कमांडिंग ऑफिसर, इतने रोमांटिक मौसम में भी इतना सड़ा सा मुंह बनाकर खड़े रहोगे? और इतना कहकर वो एक बार फिर से सौरभ के चेहरे के ऊपर बारिश की बूंदें डालने लगी। पहले तो सौरभ उन बूंदों से बचने की कोशिश करता रहा, फिर उसे मजा आने लगा और अब वो भी अंजलि को बारिश की बूंदों से भिगोने लगा। थोड़ी देर तक एक दूसरे को भिगोने के बाद दोनों ही हंसने लगे और फिर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो गए और सामने डूबते हुए सूरज में बारिश की खूबसूरती को महसूस करने लगे। सच में अंजू, अपनी बेवकूफ़ी से मैं आज का ये स्वीट मोमेंट बर्बाद करने जा रहा था। थैंक यू मुझे इस बेवकूफ़ी से बचाने के लिए। ये थैंक्स ना अपने पास रखो और जल्दी से मुझे गले लगा लो, अंजलि ने एकदम से कहा तो सौरभ भौचक्का होकर उसे देखने लगा। अब ऐसे घूरना बंद करो मिस्टर मेहरा, और ना अपने दिमाग की गंदगी को साफ करो। मुझे भिगो दिया है तो अब मुझे ठंड लग रही है इसलिए कह रही हूँ, है ना? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे गले लगने का, अंजलि ने एवं इतराते हुए कहा। सौरभ अंजलि का क्यूट सा बहाना सुनकर मुस्कुरा उठा था। उसने अंजलि को उसकी बाह से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे गले से लगा लिया। अंजलि के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई थी।
तो अब ठंड कुछ कम हुई? सौरभ ने उसे वैसे ही गले लगाए हुए पूछा। अब अच्छा लग रहा है, अंजलि भी वैसे ही बोली। वैसे अंजू, भिगोया तो तुमने भी है मुझे, और तुमसे ज्यादा मैं भीगा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से तो तुमसे ज्यादा ठंड मुझे लगनी चाहिए। तुम्हें मेरी ठंड का क्या? सौरभ ने शरारत से कहा। तो अब क्या तुम्हें अलग से गले लगाऊं? इसी में एडजस्ट कर लो ना, अंजलि ने भी शरारत से कहा। कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे एक तरीका और है मेरे पास तुम्हारी दी हुई ठंडी से बचने के लिए, सौरभ ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा। पर क्या? अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। सौरभ ने धीरे से उसके माथे को चूम लिया और कहा कि अब कुछ कम असर होगा, और अगर बिल्कुल अच्छा महसूस करना चाहती हो ना तो सौरभ शरारती अंदाज में उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अंजलि जो अब तक उसके पहले ही एहसास में डूबी हुई थी, एकदम से घबरा गई और सौरभ के गले लगते हुए बोली, नहीं नहीं बस, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अब। सौरभ ने उसे कसकर गले लगा लिया और बहुत प्यार से उसके सर को चूम लिया। नारियल के घने पेड़ों के झुरमुट के बीच से बूंद बूंद करके बारिश का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था और उनके पहले प्यार की मुकम्मल दास्तान की गवाही दे रहा था। अरे क्या मैडम, कभी इधर मोड़ने के लिए बोलती है तो आप कभी उधर मोड़ने के लिए बोलती है। अरे एक ही रास्ता बताओ ना, सीधा सीधा। ये बार बार इधर उधर के चक्कर में ना अपन का गाड़ी हिचकोले मारने लगा है। ऊपर से बारिश भी दिमाग का दही कर रही है मैडम। टैक्सी ड्राइवर रश्मि के बताए हिसाब से गाड़ी चला चला कर ऊब चुका था। हाँ, अब तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे करना है और क्या बताना है। अभी वो गाड़ी नहीं मिल रही है तो रश्मि की आवाज़ आना बंद हो गई थी। जैसे ही उसकी नजरें उसे ही घूर रही काव्या की नजरों से जा टकराई। अब सॉरी कपू, वो तो मैं बस तेरी हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि इतना कहते कहते एक बार फिर से चुप हो गई थी। रीजन था काव्या का फोन बजना और फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखते ही काव्या के चेहरे पर एक बार फिर से शैतानियत नाचने लगी थी। आपका काम हो गया मैम, कल शाम तक आपको आपका पार्सल भी मिल जाएगा। ओके, मेरा काम होने के बाद तुम्हारा काम भी हो जाएगा, पर ध्यान रखना कि काम होने के बाद ना तुम मुझे जानते हो ना ही मैं तुम्हें, समझे? काव्या ने फोन पर ही दूसरी तरफ के शख्स को वार्न कर दिया था। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, तुम मत आना मेरे पास, मैं तुम्हें मौका देकर फोन करके कहीं बाहर ही बुला लूंगी। ठीक है मैडम, आपको शाम को मिलता हूँ फिर मैं, उस शख्स ने कहा और फोन कट गया। हे लिसन, हमें वापस एमएच छोड़ दो। काव्या ने टैक्सी ड्राइवर को वापस गाड़ी मोड़ने के लिए बोल दिया और खुद बहुत ही रिलैक्स होकर सीट के पीछे सर टिकाकर बैठ गई। क्या बात है कपू, अभी तो तोप के गोले बरसा रही थी और अब एकदम से मिस कूल बन गई। रश्मि को काव्या का बदला हुआ रूप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। शट अप रश्मि, शुक्र मनाओ कि तुम मेरी दोस्त हो, नहीं तो काव्या चौधरी को गोल गोल घुमाने वालों को काव्या चौधरी सच में ही तोप के गोले से उड़ा देती है। रश्मि एकदम चुप करके बैठ गई थी काव्या की बात सुनकर। बारिश अब धीमी पड़ने लगी थी और अब हमारे लव बर्ड्स अपने अपने घोंसलों से निकलकर खुले आसमान तले आ गए थे। कहाँ थे तुम दोनों, भीगे तो नहीं ज्यादा? अमित ने सामने से आ रहे सौरभ और अंजलि को सही सलामत देखकर चैन की सांस ली थी। अरे नहीं यार, हम लोग तो एकदम ठीक थे, और सच कहूँ तो आज की ये शाम तो मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शाम बन गई। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा तो अंजलि झेप गई और वो सोनम की तरफ जाकर खड़ी हो गई, जो अमित से कुछ कदमों के फासले पर पीछे की ओर खड़ी थी। और रियली, अमित ने जानबूझकर ऐसा कहा। हाँ यार, इतना खुश तो मैं उस शाम को भी नहीं हुआ था जिस शाम को मेरा AFMC का रिजल्ट आया था और मुझे लगने लगा था कि अब मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। पर आज पता चला कि आज तक मैं कितना अधूरा जी रहा था। आज तक मैं अपने फ्यूचर को ही सिक्योर समझकर खुश हो रहा था, पर इस जाती हुई शाम ने मुझे बता दिया कि अब मेरा फ्यूचर ही नहीं बल्कि मेरी लाइफ भी सिक्योर हो चुकी है। सौरभ ने एक नजर अंजलि की तरफ डाली, जिसके चेहरे पर भी उसके साथ बिताए गए कुछ बेहद खास पलों की लालिमा अब भी छाई हुई थी। वाह मेरे बोंगड़ महाराज, एकदम सही जा रहे हो तुम, अमित ने उसके दोनों कंधों को दबाते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, पर तू बता कि तुझे इतना समझा बुझा कर तोते की तरह रटा कर भेजा था, उसका कुछ हुआ? सौरभ ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। अबे यार, ये सब कोई मशीनी फीलिंग्स है क्या जो एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, तेरा सजेशन सोचने लायक है, पर अभी एक ही मीटिंग में कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे आई एम रियली हैप्पी फॉर द बोथ ऑफ यू। अमित ने फिलहाल कुछ समय और के लिए अपने और सोनम के रिश्ते को सबके सामने लाने से रोक दिया था, और ठीक इसी समय वहाँ से एक शख्स अपनी बाइक पर बैठकर उन सब की तरफ और खासतौर पर सुमित की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए चला गया। अब चले, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, और फिर अब देरी भी काफी हो रही है, डिनर टाइम तक हम लोगों को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अमित ने अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। लो, ये फिर से शुरू हो गया, इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। सौरभ मनी मन सोचते हुए पार्किंग की तरफ चल पड़ा था। इस बार स्टीयरिंग सौरभ ने संभाली हुई थी और अमित उसकी बगल वाली सीट पर आंखें बंद करके आराम से बैठ गया था। फिलहाल वो बस अभी थोड़ी देर पहले के उन खूबसूरत लम्हों को अपनी आंखों में एक बार फिर से संजोना चाहता था। उधर सोनम भी एकदम खामोश से बैठी हुई खिड़की के पार देखी जा रही थी। उसके लिए भी अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर वो सब इतना खूबसूरत था कि वो खुद भी उन लम्हों में डूबने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आखिर आज अमित ने खुलकर अपने दिल की बात उसके सामने रख दी थी, जिसका इंतजार उसे न जाने कब से था। वो भी उससे कितना कुछ कहना चाह रही थी और जानना चाह रही थी, पर तभी सौरभ का फोन आ गया था अमित के पास कि वो लोग गाड़ी की पार्किंग की तरफ आ रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। अभी सोनम की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अमित को रोक सकती और उसे अपने दिल का हाल बता सकती, इसलिए जब अमित ने उससे पूछा कि चले तो उसने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी थी। सौरभ और अंजलि का हाल भी फिलहाल तो सुमित जैसा ही हो रहा था, पर यहाँ फर्क सिर्फ इतना था कि वो दोनों एक दूसरे को अब भी गाड़ी के आगे लगे शीशे की मदद से आसानी से देख लेते थे और नजरें मिलते ही मुस्कुरा उठते थे। अरे वाह, ये शीशा तो खुद ही इतना बढ़िया सेट है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तो बढ़िया आसानी से पीछे बैठी हुई अंजलि दिख रही है। सौरभ मन ही मन सोच रहा था, तभी उसका दिमाग कुछ घूमा और उसने एक नजर अपने बगल में बैठे अमित पर डाली, जो इस वक्त बंद आंखों से भी हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। पर मैंने तो कुछ नहीं किया शीशे के साथ, खुद से सेट कैसे हो गया? इसका मतलब है कि इसे डुक्कू ने सेट किया, और वो भी तब जब ये खुद गाड़ी चला रहा था। और
इससे आगे का समझ में आते ही सौरभ के चेहरे पर पहले तो हैरानी फैल गई, पर कुछ सेकंड्स बाद ही वो हैरानी एक मुस्कुराहट में बदल गई और वो मन ही मन सोचने लगा कि वाह डिग्गू जी, इसका मतलब आप भी सच में वही चाह रहे हैं जो कि मेरे और अंजलि के मन में चल रहा है। और अगर ऐसा सच में है तो तुम दोनों को एक साथ करने के लिए तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय हैंडसम अमेरिकन डिग्गू। सौरभ गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में